हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नंदन पाठशाला में। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय रहने वाला है। जी हाँ, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन। जी हाँ, यानी जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है BSEB, उसका जो सोशल साइंस का ऑफिशियल मॉडल पेपर है उसको सरकार ने जारी किया है। और ये 2023 में होने वाले एनुअल एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। जी हाँ, सोशल साइंस का जो विषय है इसका मॉडल पेपर जारी हुआ है। देख सकते हैं सब्जेक्ट कोड जो आपका सोशल साइंस का है वो 111 है। तो इसका देख लेते हैं हम लोग परीक्षा पैटर्न क्या रहने वाला है। टोटल 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 80 में से आपको 40 क्वेश्चनों का ही जवाब देना है। यहाँ पर 24 जो है 2 नंबर वाले क्वेश्चन है जिसमें से 12 क्वेश्चनों का आपको जवाब देना है। और 8 वो जो है यहाँ पर आपका दीर्घ उत्तरीय यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जिसमें से मात्र 4 क्वेश्चनों का ही जवाब देना है। यानी टोटल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर 112 क्वेश्चन है जिसमें से 56 क्वेश्चनों का ही आपको जवाब देना है, यानी 50% क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो मॉडल पेपर जारी हुआ है, आपका सोशल साइंस का तैयारी कैसा है? तो चलिए आप हमारे साथ सोशल साइंस की जर्नी पर और देखते हैं कि आपका जो सोशल साइंस का तैयारी है वो कैसा है और सरकार ने आपके लिए कैसा क्वेश्चन जो है वो रेडी करके रखा है। आपको अगर किसी क्वेश्चन का जवाब पहले से पता होगा तो उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ कुछ निर्देश दिए गए हैं। जी हाँ, देखिए पहला क्वेश्चन आपका ये कहाँ से शुरू है। हाँ, देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर है। आपको पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है? जी हाँ, जो भारतीय जनता पार्टी है बीजेपी है उसको किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है? भारतीय क्रांति दल को, भारतीय जनसंघ को, भारतीय लोक दल को या भारतीय जनता दल को? आपको पता होगा तो आप उत्तर अपना कमेंट में हमें बता सकते हैं। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनसंघ का पुनर्जन्म कहा जाता है। तो क्वेश्चन ए का जो राइट आंसर है वो आपका बी होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि दलित पैंथर्स नामक जो संगठन है उसकी स्थापना किस राज्य में हुई थी? जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, विच स्टेट वाज द दलित पैंथर्स ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश? दलित पैंथर्स जो है वो किस राज्य में इसका स्थापना हुआ? उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश में? तो जो दलित पैंथर्स नामक संगठन है इसका स्थापना कहाँ हुआ था? जी हाँ, महाराष्ट्र में हुआ था। सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा कि कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? जी हाँ, कौन सा संवैधानिक जो संशोधन है वो नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? 75वां, 74वां, 73वां या 72वां? आपको जवाब पता होगा तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, 74वां। जी हाँ, 74वां जो संवैधानिक संशोधन है ये नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। 4 नंबर 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? 4 नंबर क्वेश्चन है कि बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? जी हाँ, जो बलवंत राय मेहता की समिति थी उसने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, त्रिस्तरीय या फिर 4 स्तरीय? जी हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, त्रिस्तरीय समिति का प्रतिवेदन किया था बलवंत राय मेहता ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। 5 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? जी हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल है। बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आया है कि भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? पटना, बम्बई, मद्रास या फिर कलकत्ता? जी हाँ, तो भारत में प्रथम नगर निगम की जो स्थापना है वो कहाँ हुई थी? मद्रास में हुई थी। तो सी इज द राइट आंसर होगा आपका, मद्रास में। और मद्रास को आज किस नाम से जाना जाता है, क्या आपको पता है? पता हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। जी हाँ, मद्रास को चेन्नई के नाम से जाना जाता है, यानी मद्रास का नाम बदलकर अब चेन्नई हो चुका है। चलिए अगला सवाल देखा जाए। अगला सवाल है 6 नंबर।
6 नंबर सवाल है कि सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया था? जी हाँ, किस राज्य में महिलाओं को सीधे 50% आरक्षण दिया गया? पश्चिम बंगाल, गुजरात, बिहार या तमिलनाडु? जी हाँ, तो 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य बिहार ही है। जी हाँ, तो 6 का जो उत्तर होगा आपका सी हो जाएगा, बिहार। चलिए 7वां क्वेश्चन को देखा जाए। 7वां क्वेश्चन क्या है? 7वां क्वेश्चन है कि दल बदल कानून, जी हाँ आप देख सकते हैं, दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? यानी जो दल बदलने वाला कानून होता है वो किस पर लागू होता है? सांसदों और विधायकों पर, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर या इनमें से सभी पर? तो जो दल बदल कानून है ये सांसदों और विधायकों पर लागू होता है, क्योंकि यही उछल कूद करते रहते हैं, कभी इस पार्टी में तो कभी उस पार्टी में अपना दल बदलते रहते हैं। चलिए अगला सवाल देखा जाए। 8 नंबर सवाल है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। जी हाँ, कुपरिणाम क्या है? क्षेत्रवाद की जो भावना है उसका एक कुपरिणाम क्या है? अपने क्षेत्र से लगाव होना, राष्ट्रहित होना, राष्ट्रीय एकता होना या फिर अलगाववाद होना। तो जो क्षेत्रवाद की भावना है ये किसको जन्म देती है? अलगाववाद को जन्म देती है। तो 8 का आपका डी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। 9वां क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? जी हाँ, ये तो बहुत इजी सवाल है, इसका जवाब सबको पता ही होगा कि अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक है इस पुस्तक को किसने लिखा है? चंद्रगुप्त, चाणक्य, कालिदास या मेगास्थनीज? तो जो अर्थशास्त्र की पुस्तक है इसको जी हाँ चाणक्य ने लिखा है, जिसको विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला सवाल देखा जाए। अगला सवाल है 10 नंबर सवाल है कि इनमें से किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है? जी हाँ, किस देश की जो संघीय व्यवस्था है वो अन्य देशों से अलग है? भारत, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका या इनमें से कोई नहीं? तो जी आप देख सकते हो सी नंबर पे जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की जो संघीय व्यवस्था है वो भारत और कनाडा से क्या है? अलग है, भिन्न है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की संघीय व्यवस्था जो है, भारत की संघीय व्यवस्था निम्न में से किससे प्रभावित है? कनाडा से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो भारत की संघीय व्यवस्था है वो संघीय व्यवस्था जी हाँ किससे प्रभावित है? ऑस्ट्रेलिया से प्रभावित है। तो 11 का क्या होगा? नहीं माफ कीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, और संघीय व्यवस्था पूछ रहा है तो कनाडा से प्रभावित है। यानी भारत की जो संघीय व्यवस्था में नियम कानून लिए गए हैं उसमें मैक्सिमम कहाँ से लिए गए हैं? कनाडा की संघीय व्यवस्था से। चलिए अगला सवाल देखा जाए। 12 नंबर सवाल है आपका कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची शामिल है? जी हाँ, भारत का जो संविधान है उसकी किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं को शामिल किया गया है, ये आपको बताना है। 5वीं अनुसूची, दूसरी अनुसूची, 7वीं अनुसूची या 8वीं अनुसूची? तो जो भाषाएं हैं इनको कहाँ शामिल किया गया है? 8वीं अनुसूची में शामिल किया है। जी हाँ, डी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखा जाए। 13 नंबर सवाल है आपके सामने कि राज्य विधानसभा के चुनावों को कराने की जिम्मेवारी किसकी होती है? जी हाँ, राज्य विधानसभा के चुनावों को कराने की जो जिम्मेदारी है वो किसकी होती है? भारतीय चुनाव आयोग की, राज्यपाल की, राष्ट्रपति की या फिर राज्य चुनाव आयोग की? तो जी हाँ, देखिए यहाँ पर विधानसभा कह रहा है, तो विधानसभा का चुनाव कौन कराता है? जी हाँ, भारतीय चुनाव आयोग कराता है। तो 13 का जो राइट आंसर होगा ए होगा, भारतीय चुनाव आयोग। चलिए 14वां क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया है? जी हाँ, जो शिक्षा है उसको संविधान की किस सूची में रखा गया है? केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जी हाँ, शिक्षा का जो उल्लेख है भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में किया गया है। तो आपका सी जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? जी हाँ, जो जर्मनी है उस जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था ये आपको बताना है। 1989 में, 1871 में, 1879 में या 1985 में? तो जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था ये 1871 में हुआ था। तो 15 का जो है बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, देखिए, होआ होआ आंदोलन किसने शुरू किया था? जी हाँ, होआ होआ जो आंदोलन है
यह आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? विन्ही फूसो, न्यू दिन दियम, होचिमिन, नरोत्तम सिहानुक। जी हाँ, हुआ आंदोलन जो है, इस आंदोलन को किसने शुरू किया था, ये आपको बताना है। तो हुआ जो आंदोलन है, हुइन्हू फूसो ने शुरू किया था। तो 16 का जो ए है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर सवाल है कि जनरल लोन नोल किस देश के प्रधानमंत्री थे? जी हाँ, जनरल लोन नोल किस देश के प्रधानमंत्री थे? वियतनाम, लाओस, कंबोडिया या फिर चीन के? तो जी हाँ, जनरल लोन नोल जो है वो कंबोडिया के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। और कंबोडिया किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि हिंदुओं का सबसे बड़ा जो मंदिर है वो कंबोडिया में ही स्थापित है। चलिए अगला सवाल देखा जाए। 18 नंबर सवाल क्या है कि 18 नंबर सवाल है कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? जी हाँ, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ था उसे किस नाम से जाना जाता है? जेनेवा समझौता, हनोई समझौता, पेरिस समझौता या धर्मनिरपेक्ष समझौता? तो जो फ्रांस और वियतनाम के बीच 1946 में समझौता हुआ था, इसको हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। तो 18 का जो बी है वो बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल देखा जाए। अगला सवाल है 19 नंबर। 19 नंबर सवाल को आप देख सकते हैं कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? जी हाँ, जो गांधी जी थे उन्होंने साबरमती आश्रम कहाँ बनाया था? गांधीनगर में, अहमदाबाद में, सूरत में या फिर बड़ोदरा में? तो गांधी जी ने जो साबरमती आश्रम है ये अहमदाबाद में बनाया था। तो 19 का बी जो होगा आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले सवाल को देखा जाए। 20 नंबर सवाल है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वराज्य का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया था? जी हाँ, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वशासन शब्द को हटाकर स्वराज्य का लक्ष्य जो है वो प्रस्तावित किया गया था? सूरत अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन या फिर कानपुर अधिवेशन? जी हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा, कलकत्ता अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वराज्य का लक्ष्य जो है वो प्रस्तावित किया गया था। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 21 नंबर क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? जो गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी, उस दांडी यात्रा से कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन या फिर चंपारण सत्याग्रह आंदोलन? तो सविनय दांडी यात्रा जो है, दांडी यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो 21 का ए जो होगा वो सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल देखा जाए। 22 नंबर सवाल है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? जो गांधी जी थे वो किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन या इनमें से सभी में शामिल हुए थे? आपको बताना है कि किसमें वो शामिल हुए थे। तो जो गांधी जी है वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। तो 22 का बी जो होगा वो सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल देखा जाए। 23 नंबर सवाल है। 23 नंबर सवाल है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? जी हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल है। इसको भी कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछा गया है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सहजानंद सरस्वती या सुभाष चंद्र बोस? जी हाँ, ये आप नाम सुने हैं, सुभाष चंद्र बोस ने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। और कहाँ की थी? तो सिंगापुर में की थी। अगला सवाल देखा जाए। 24 नंबर सवाल है कि बंगाल विभाजन कब और किसने किया था? यानी बंगाल विभाजन कब हुआ था और किसने किया था, ये आपको बताना है। बंगाल विभाजन कब और किसने किया था? 1905 में कर्जन ने किया था, 1905 में इरविन ने किया था, 1911 में कर्जन ने किया था या 1911 में डलहौजी ने किया था? तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था और किसके द्वारा हुआ था? कर्जन के द्वारा हुआ था। चलिए अगला सवाल देखा जाए। 25 नंबर सवाल। 25 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र नहीं है? जी हाँ, मित्र राष्ट्रों में से कौन शामिल नहीं है? फ्रांस, जर्मनी, रूस या फिर ब्रिटेन? जी हाँ, मित्र राष्ट्र नहीं है। ब्रिटेन जो है ये मित्र राष्ट्र नहीं है। और ये तीनों क्या है? ये तीनों मित्र राष्ट्र है और ब्रिटेन जो है वो मित्र राष्ट्र नहीं है। तो 25 का डी आपका सही जवाब होगा। चलिए 26 नंबर सवाल को देखा जाए। 26 नंबर सवाल है कि स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? जी हाँ, जो स्वराज पार्टी है इसका प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ?
इलाहाबाद, अहमदाबाद, लखनऊ या नागपुर। तो जो स्वराज पार्टी है इसका जो प्रथम सम्मेलन है वो कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। तो 26 का ए जो होगा वो सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखा जाए 27 नंबर। 27 नंबर सवाल है कि इनमें से किसने पावर लूम का आविष्कार किया है? जी हाँ, किसने पावर लूम का आविष्कार किया? जॉन के, सैमुअल क्रॉम्पटन, एडमंड कार्टराइट या थॉमस बेल। जी हाँ, पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ सी आप देख सकते हैं, एडमंड कार्टराइट जो है इसने ही पावर लूम का क्या किया था? आविष्कार किया था। चलिए अगला सवाल देखा जाए 28 नंबर सवाल है। 28 नंबर सवाल क्या है कि न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति कहाँ लागू हुई थी? जी हाँ, जो न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति है इसको कहाँ लागू किया गया था? ब्रिटेन में, अमेरिका में, फ्रांस में या फिर जर्मनी में? तो न्यू डील जो आर्थिक नीति है इसे कहाँ बनाया गया था? जी हाँ, अमेरिका में बनाया गया था, जो कि व्यापार से संबंधित नीति है। चलिए अगला सवाल को देखा जाए 29 नंबर सवाल क्या है कि 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन देश महाशक्ति के रूप में उभरा? यानी 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो कौन सा देश जो है वो महाशक्ति के रूप में उभरा था? ये आपको बताना है। जर्मनी, चीन, इटली या संयुक्त राज्य अमेरिका। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है ये महाशक्ति के रूप में उभरा था जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था। चलिए 30वां सवाल देखा जाए। 30 नंबर जो सवाल है वो 30 नंबर सवाल क्या है? 30 नंबर सवाल है आपका कि इनमें से कौन देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? जी हाँ, दक्षेस हिंदी शब्द है, इसका इंग्लिश नाम यहाँ देख सकते हैं सार्क। अगर इंग्लिश में किसी शब्द को समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप इंग्लिश भी उसका जरूर पढ़ लीजिए। दक्षेस का सदस्य नहीं है भारत, इंडोनेशिया, भूटान या फिर बांग्लादेश। जी हाँ, जो इंडोनेशिया है ये दक्षेस यानी सार्क का सदस्य नहीं है और बाकी ये तीनों सार्क के सदस्य हैं। चलिए अगला सवाल देखा जाए 31 नंबर सवाल है कि रूसो किस देश का रहने वाला था? जी हाँ, जो रूसो दार्शनिक था वो किस देश का रहने वाला था? फ्रांस, रूस, अमेरिका या फिर इंग्लैंड। जी हाँ, तो जो रूसो है वो फ्रांस का रहने वाला था। 31 का ए जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल 32 नंबर, अल हिलाल का संपादन किसने किया? जी हाँ, जो अल हिलाल पत्रिका है इसका संपादन किसने किया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद, सर सैयद अहमद खां, एनी बेसेंट, एपीजे अब्दुल कलाम। तो जो अल हिलाल है उसको मौलाना अबुल कलाम आजाद ने क्या किया था? चलाया था इस पत्रिका को। तो वही 32 का भी आपका क्या होगा? ए ही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखा जाए 33 नंबर सवाल। 33 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? जी हाँ, जो गुटेनबर्ग था उसने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? कुरान, गीता, बाइबिल या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, तो जो गुटेनबर्ग है उसने सबसे पहले बाइबिल की छपाई की थी। तो 33 का आपका सी जो होगा वो सही जवाब होगा। 34 नंबर सवाल आप देख सकते हैं कि महात्मा गांधी ने इनमें से किस का संपादन किया था? जी हाँ, महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया था ये आपको बताना है। कॉमनवेल्थ, यंग इंडिया, बंगाली या फिर बिहारी। तो जो गांधी जी है वो यंग इंडिया पत्रिका का क्या करते थे? संपादन करते थे। तो 34 का आपका बी जो होगा वो सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल देखा जाए 35 नंबर। 35 नंबर सवाल है आपके सामने कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? जी हाँ, जो काउंट काबूर था उसको विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? सेनापति, राजदूत, प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री। जी हाँ, काउंट काबूर को जो है प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। तो 35 का सी जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब होगा। 36 नंबर सवाल देखिए कि वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? जी हाँ, जो वियना सम्मेलन है उसकी मेजबानी किस व्यक्ति ने की थी ये आपको बताना है। लेनिन, बिस्मार्क, स्टालिन या मेटरनिख। तो जो वियना सम्मेलन है इसकी मेजबानी जी हाँ मेटरनिख ने की थी। 36 का डी जो होगा वो सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखा जाए 37 नंबर। 37 नंबर सवाल है कि आंतरिक विद्रोहों को दबाने के लिए रूस में किस संगठन की स्थापना हुई? आंतरिक विद्रोहों को दबाने के लिए रूस में किस संगठन की स्थापना हुई है? लाल सेना, चेका फॉरवर्ड ब्लॉक या फिर दलित पैंथर्स। जी हाँ, आंतरिक विद्रोहों को दबाने के लिए रूस जो है उसने चेका की स्थापना की थी। 37 का जो है वो बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल देखा जाए 38 नंबर। 38 नंबर सवाल है
कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी। जी हाँ, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई? 1986, 1980, 1987 या फिर 1988 में। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की जो घोषणा है वो 1986 में हुई थी। तो 38 का आपका ए जो होगा वो सही जवाब है। चलिए 39 नंबर सवाल क्या है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ, बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। 17 मार्च, 15 मार्च, 19 अप्रैल या 22 अप्रैल को। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार जो दिवस है ये 15 मार्च को मनाया जाता है। 39 का बी जो होगा आपका सही होगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। 40 नंबर सवाल क्या है? 40 नंबर सवाल है यहाँ पर आपसे कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया। जी हाँ, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था, ये आपको बताना है। 1820, 1828, 1868 या 1878 में। जी हाँ, तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान जो है वो 1868 में लगाया गया था। राष्ट्रीय आय का मतलब है कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति उस समय कितना रुपया कमा रहा है। तो जिस समय ये अनुमान लगाया गया था उस समय पर व्यक्ति जो आय निकल कर आई थी वो कितनी आई थी? 20 रुपया। यानी हर व्यक्ति जो है कितना कमा रहा है? 20 रुपया कमा रहा है। जी हाँ, और ये कब निकाला गया था? 1868 में। चलिए अगला सवाल को देखा जाए। 41 नंबर सवाल। 41 नंबर सवाल क्या है कि गरीबी की तुलना किस अर्थशास्त्री ने कैंसर रोग से की है। जी हाँ, गरीबी की तुलना कैंसर से किसने की है? मार्शल, कुजनेत्स, टीगू या एडम स्मिथ ने। जी हाँ, आपको बताना है कि गरीबी की तुलना किसने कैंसर से की है। जी हाँ, कुजनेत्स ने की है। इसने क्या किया है कि गरीबी को कैंसर कहा है। चलिए अगला सवाल देखा जाए। 42 नंबर सवाल। 42 नंबर सवाल है कि मानव विकास सूचकांक, जी हाँ, मानव विकास सूचकांक HDI में इनमें से किसे सम्मिलित किया गया है? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा प्राप्ति, जीवन स्तर या फिर इनमें से सभी को। तो जी हाँ, मानव विकास सूचकांक जो है वो जीवन प्रत्याशा को भी शामिल करता है, शिक्षा की प्राप्ति को भी शामिल करता है और जीवन स्तर को भी शामिल करता है। अर्थात इसका जो उत्तर होगा डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए 43 नंबर सवाल देख लिया जाए। भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन सी संस्था करती है? जी हाँ, आर्थिक नियोजन का काम कौन सी संस्था करती है? योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास आयोग, नीति आयोग या फिर भारतीय रिजर्व बैंक। जी हाँ, आर्थिक नियोजन का काम जो है वो नीति आयोग का है। तो आपका 43 का सी जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए 44 नंबर सवाल देखते हैं। 44 नंबर सवाल है कि पावर्टी एंड अर्न ब्रिटिश, जी हाँ, पावर्टी एंड अर्न ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक किताब किसने लिखी है? यानी इस किताब को लिखने वाला कौन है? PC महाल नोबिस, दादा भाई नौरोजी, VKR वीराव या फिर मोतीलाल नेहरू। जी हाँ, पावर्टी एंड अर्न ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो किताब है इसको दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। 44 का बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखा जाए। 45 नंबर सवाल है कि स्वीडन की मुद्रा क्या है? जी हाँ, जो स्वीडन देश है उसकी मुद्रा क्या है? डॉलर, पाउंड, क्रोना या फिर रियाल। जी हाँ, तो स्वीडन की जो मुद्रा है वो क्या है? क्रोना है। जी हाँ, क्रोना। अगला सवाल देखा जाए। 46 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन भारत का सर्वोच्च बैंकिंग संस्था है? जी हाँ, भारत की सर्वोच्च बैंकिंग संस्था कौन है ये आपको बताना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड या भारतीय रिजर्व बैंक। जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। तो सर्वोच्च बैंकिंग संस्था कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक। तो 46 का डी आपका सही जवाब है। 47 नंबर सवाल कि मानव के सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? पूंजी, धन, जनसंख्या या फिर शिक्षा। तो मानव के सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण आप देख सकते हैं शिक्षा है। शिक्षा के बिना इन सब चीज का विकास नहीं हो सकता है। चलिए अगला सवाल देखा जाए। 48 नंबर सवाल। 48 नंबर सवाल है कि इनमें से कौन भारतीयों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है? जी हाँ, भारत के जो लोग हैं मैक्सिमम लोग किसके द्वारा अपना जीवन निर्वाह करते हैं? उद्योग धंधे, व्यापार, कृषि या विनिर्माण।
तो भारत के जो लोग हैं अपना जीवन यापन करने के लिए सबसे ज्यादा कृषि पर आधारित है, इसलिए भारत को कृषि का देश कहा जाता है। तो 48 का आंसर क्या होगा? सी। अगला सवाल देखा जाए, 49 नंबर सवाल। 49 नंबर सवाल आप देख सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है। जी हाँ, जो प्राथमिक क्षेत्र है उस प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा क्रिया होता है? खनन होता है, संचार होता है, विनिर्माण होता है या यातायात होता है। तो आपको बताया गया है कि जो प्राथमिक क्षेत्र है इसमें खनन और कृषि आते हैं। तो जी हाँ, कृषि नहीं दिया है तो आपका ए हो जाएगा खनन। ये प्राथमिक क्षेत्र का कार्य है, तो 49 का जो ए होगा वो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल को देखा जाए, 50 नंबर सवाल क्या कहता है? 50 नंबर सवाल कहता है कि सोने के आभूषणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानदंड चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, जो सोने की शुद्धता है उसको किसके द्वारा मापा जाता है? ISI मार्क, एग मार्क, हॉल मार्क या इनमें से सभी द्वारा। तो सोने के जो आभूषण होते हैं जी हाँ, उस पर हॉल मार्क लगा होता है, यानी हॉल मार्क लगा है यानी वो शुद्ध और ओरिजिनल सोना है। एग मार्क खाने वाली वस्तुओं पर लगा होता है और ISI मार्क जो है ये अन्य जो भारत सरकार के उत्पाद है या स्टील धातु के जो उत्पाद है उस पर ये जो ISI मार्क लगा होता है। और सोने के आभूषणों पर हॉल मार्क का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला सवाल को देखा जाए, 51 नंबर सवाल कि इनमें से किस संस्था का गठन 1954 में किया गया। जी हाँ, इनमें से किस संस्था का जो गठन है वो 1954 में किया गया? योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, आपको बताना है। तो देखिए, इनमें से किस संस्था का जो गठन है 1954 में किया गया, ये आपको बताना है। योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो जी हाँ, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है ये ऑप्शन कोई भी मैच नहीं कर रहा है कि 1954 में जो है किसका गठन किया गया था। यहाँ चारों के चारों ऑप्शन जो है वो गलत दिया है, यानी किसी भी ऑप्शन से ये जो है मैच नहीं कर रहा है। इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि योजना आयोग का जो गठन है ये आपका 1950 में हुआ था। योजना आयोग 1950 में हुआ था और राष्ट्रीय विकास परिषद जो है 1952 में हुआ था। जी हाँ, इसका गठन कब हुआ था? 1952 में हुआ था। और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन ये भी 1950 में इसका गठन किया गया था। और प्रतिदर्श केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है इसका भी गठन 1905 में हुआ था। तो 1954 वाला यहाँ कोई नहीं है। तो इस क्वेश्चन को लगता है कि सेट करने में दिक्कत हुई है। इसका जवाब यहाँ पर कोई भी नहीं है। चलिए अगला सवाल को देखा जाए, 52 नंबर सवाल। 52 नंबर सवाल है कि मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। जी हाँ, किस क्षेत्र में? सेवा, कृषि, औद्योगिक या इनमें से कोई नहीं। तो जो मौसमी बेरोजगारी है, चूंकि मौसम से रिलेटेड कौन है? कृषि। तो ये कहाँ पाई जाती है? कृषि में पाई जाती है। तो 52 का जो आपका सही जवाब होगा वो बी होगा। चलिए 53 नंबर सवाल, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक गुण है। जी हाँ, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक गुण क्या है? निजी लाभ, मूलतंत्र, साधनों का निजी स्वामित्व या इनमें से सभी। तो जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है उसमें निजी व्यक्ति को लाभ होता है, उसमें मूल्य तंत्र उसके हाथ में ही होता है और संसाधनों का निजी स्वामित्व होता है, अर्थात इनमें से सभी जो होगा राइट आंसर होगा 53 का डी। अगला सवाल 54 नंबर सवाल देखा जाए। 54 नंबर सवाल है कि तरुण भारत का संघ, जी हाँ, तरुण भारत संघ का संबंध किस राज्य से है? जी हाँ, तरुण भारत संघ का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान, गुजरात, पंजाब या फिर महाराष्ट्र। तो तरुण भारत संघ जो है वो कहाँ से संबंधित है? राजस्थान से। 54 का ये जो होगा आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। 55 नंबर सवाल है कि रूस के सहयोग से किस विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया है भारत में, यानी भारत में किस विद्युत संयंत्र को बनाने में रूस ने सहायता की है? कैगा परमाणु विद्युत गृह, कूलम परमाणु विद्युत गृह, कलपक्कम परमाणु विद्युत गृह या नरोरा परमाणु विद्युत गृह। जी हाँ, तो रूस के सहयोग से भारत में बना हुआ परमाणु रिएक्टर कौन है? कूलम परमाणु विद्युत गृह, जो कि कहाँ है? तमिलनाडु में है। चलिए अगला सवाल देखा जाए, 56 नंबर सवाल। 56 नंबर सवाल है आपका कि प्रारंभिक जीविका कृषि को इस नाम से भी जाना जाता है, यानी प्रारंभिक जीविका कृषि को किस नाम से जाना जाता है? झूम, पामलू, दीपा या फिर इनमें से सभी। जी हाँ, तो प्रारंभिक जीविका जो कृषि है
वो झूम के नाम से भी जानी जाती है, पामलू के नाम से भी और दीपा के नाम से भी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, डी, इनमें से सभी। चलिए अगला सवाल को देखा जाए। 57 नंबर सवाल क्या कहता है, 57 नंबर सवाल कहता है कि डेक्कन ओडेसी किस राज्य में चलाई जा रही है। जी हाँ, डेक्कन ओडेसी जो है वो किस राज्य में चलाई जा रही है, केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो जो डेक्कन ओडेसी है ये महाराष्ट्र में चलती है। जी हाँ, डेक्कन ओडेसी। अगला सवाल देखा जाए। 58 नंबर सवाल पूछ रहा है कि भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। जी हाँ, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1953 में, 1950 में, 1948 में या फिर 1964 में। तो भारत में जो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया ये कब किया गया, 1953 में ही किया गया था। तो यहाँ पर 58 का ए जो होगा वो सही होगा। 59 नंबर सवाल कि इंदौर बंदरगाह जो है वो किस राज्य में स्थित है। जी हाँ, जो इंदौर बंदरगाह है वो किस राज्य में है, आपको ये बताना है, ओडिशा, कर्नाटक, गोवा या तमिलनाडु। तो जो इंदौर बंदरगाह है ये तमिलनाडु में अवस्थित है। तो 59 का डी जो होगा वो सही जवाब होगा। अगला सवाल देखा जाए। 60 नंबर सवाल है कि बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन है। जी हाँ, बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन है, सोन नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना, गंडक नदी घाटी परियोजना या इनमें से कोई नहीं। तो बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजनाओं में से एक जो है वो है सोन नदी घाटी परियोजना। तो 60 का ए जो होगा वो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल 61 नंबर, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। जी हाँ, जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में स्थित है, आपको ये बताना है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल या फिर ओडिशा। तो नंदा देवी जो है ये कहाँ है, उत्तराखंड में है। तो 61 का बी जो होगा वो आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल देखा जाए। 62 नंबर सवाल, 62 नंबर सवाल है चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की। जी हाँ, चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है वो किसने की, सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी, मेधा पाटकर या फिर कैलाश सत्यार्थी। तो जो चिपको आंदोलन की शुरुआत है, जी हाँ, इसको सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में किया गया था। तो 62 का ए जो होगा वो सही जवाब होगा। चलिए 63 नंबर सवाल को देखा जाए। 63 नंबर सवाल है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। बिहार के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है, 15%, 20, 28 या 7%। तो जी हाँ, बिहार में वनों का क्षेत्र बहुत ही कम है। बहुत ही कम का मतलब क्या हुआ, डी, 7%। 63 का जो डी है वो आपका सही जवाब होगा। चलिए 64 नंबर सवाल देखा जाए। 64 नंबर सवाल है कि इनमें से कौन कार्बनिक खनिज नहीं है। जी हाँ, आपको बताना है कि इनमें से कौन कार्बनिक खनिज नहीं है। बिटुमिनस, ये जो है आपका कह रहा है कि कौन कार्बनिक खनिज नहीं है। बिटुमिनस कार्बनिक खनिज है। खनिज तेल ये भी कार्बनिक है। प्राकृतिक गैस, इसमें भी कार्बन पाया जाता है। इन तीनों में कार्बन पाया जाता है, अर्थात यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा इनमें से सभी होगा। यानी क्वेश्चन छापने में मिस प्रिंटिंग हुई है, यहाँ पर नहीं होगा। यानी इनमें से कौन कार्बनिक खनिज है, क्वेश्चन ये होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि तीनों में कार्बन पाया जाता है। चलिए अगला सवाल देखा जाए। 65 नंबर, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल कौन है। जी हाँ, सीमेंट बनाने के लिए कच्चा माल क्या है, चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट या लोहा अयस्क। तो सीमेंट उद्योग का जो कच्चा माल है वो क्या है, चूना पत्थर है। 65 का ये जो होगा वो सही जवाब होगा। चलिए 66 नंबर सवाल देखते हैं। 66 नंबर सवाल है कि भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ है। जी हाँ, भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ बना था, मुंबई, मथुरा, डिगबोई या फिर हल्दिया में। तो भारत का पहला तेल शोधक कारखाना जी हाँ डिगबोई में बना था, जो कि असम राज्य में स्थित है। चलिए अगला सवाल देखा जाए। 67 नंबर सवाल, 67 नंबर सवाल है कि मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, जो मुंबई हाई है वो किस लिए प्रसिद्ध है, कोयले के निर्यात हेतु, तेल शोधक हेतु, खनिज तेल हेतु या परमाणु शक्ति हेतु। तो जो मुंबई हाई है वो खनिज तेल के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, क्योंकि वहां से खनिज तेल जो है वो निकाला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है आपका 68 नंबर कि भारत की प्रमुख खदान फसल है। जी हाँ, भारत की प्रमुख खदान फसल का मतलब हुआ कि भारत में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली फसल कौन है, गेहूं, चावल, मक्का या फिर बाजरा। यानी भारत के लोग सबसे ज्यादा क्या खाते हैं, जी हाँ, चावल खाते हैं। तो आपका 68 का जो होगा वो बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखा जाए 69 नंबर। जी हाँ, 69 नंबर सवाल है जूट उत्पादन में कौन देश अग्रणी है। यानी जूट
का उत्पादन करने में कौन सा देश जो है पहले नंबर पे है? चीन, बांग्लादेश, संयुक्त राज्य अमेरिका या भारत? तो जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा बांग्लादेश में होता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, बांग्लादेश। चलिए अगला सवाल को देखा जाए। 70 नंबर, इन राज्यों में कौन लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है? जी हाँ, इन देशों में से किस देश में सबसे ज्यादा लौह अयस्क निकाला जाता है? ओडिशा, राज्यों में माफ कीजिएगा, देश नहीं, राज्य में। ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक या झारखंड? तो सबसे ज्यादा लौह अयस्क जो है वो कर्नाटक से निकाला जाता है, तो 70 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखा जाए। 71 नंबर सवाल, किसे बिहार का रेशम नगर कहा जाता है? जी हाँ, किस शहर को बिहार का रेशम नगर के नाम से जानते हैं? पटना, दरभंगा, कटिहार या भागलपुर को? जी हाँ, आपने सही सुना, रेशम नगर के नाम से भागलपुर को जाना जाता है, क्योंकि यहाँ रेशम का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है बिहार में। तो 71 का डी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल देख लेते हैं 72 नंबर की, बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? यानी बिहार की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में सबसे ज्यादा कौन सहायता करता है? कृषि, उद्योग, सेवा या शिक्षा? तो आपको पता ही है बिहार में किसी प्रकार का उद्योग धंधा नहीं है, सेवा क्षेत्र भी नहीं है, शिक्षा की भी यहाँ कमी है, तो यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था का सर्वाधिक योगदान कौन करेगा? तो कृषि करेगा। 72 का ए जो होगा वो आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल देखा जाए। 73 नंबर सवाल है कि बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है, यानी बिहार में आने वाले बड़ी त्रासदियों में से एक क्या शामिल है? सूखा, बाढ़, भूस्खलन या चक्रवात? जी हाँ, तो बड़ी त्रासदियों में एक है, कौन है? बाढ़। और बिहार में बाढ़ के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेवार कौन सी नदी है? आपको पता ही है, कोसी नदी को बिहार का क्या कहा जाता है? शोक कहा जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं 74 नंबर सवाल। 74 नंबर सवाल क्या है कि कुशहा तटबंध किस नदी पर बना है? जी हाँ दोस्तों, कुशहा जो तटबंध है उसे किस नदी पर बनाया गया है, ये आपको बताना है। कोसी नदी, गंडक नदी, दामोदर नदी या गंगा नदी? तो ये जो कुशहा तटबंध है, इस तटबंध को जी हाँ कोसी नदी पर बनाया गया है, इसे आप याद कर लीजिएगा। अगला सवाल को देखा जाए। 75 नंबर सवाल है आपका कि सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया गया है? जी हाँ, कृत्रिम जलाशय सतलज नदी पर कौन सा बना है? नागार्जुन सागर, पंत सागर, सरदार सरोवर या गोविंद सागर? जी हाँ, सतलज नदी पर गोविंद सागर झील का निर्माण किया गया है, तो 75 का आपका डी हो जाएगा, गोविंद सागर। ये क्या है? कृत्रिम जलाशय है जिसे सतलज नदी पर बनाया गया है। चलिए अगला सवाल देखा जाए। 76 नंबर सवाल है आपका कि आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? जी हाँ, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? स्थानीय स्वशासन, स्वसेवी संगठन, गांव मोहल्ले के लोग या इनमें से सभी? तो आपदा प्रबंधन का जो प्रमुख घटक है इनमें से सभी होगा, क्योंकि जब कभी कोई आपदा आती है तो स्थानीय स्वशासन, स्वयंसेवी संगठन और गांव मोहल्ले के लोग, ये सारे उसमें क्या करते हैं? मदद करते हैं। जी हाँ, तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला सवाल को देखा जाए। 77 नंबर सवाल क्या है? 77 नंबर सवाल है, सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए किया जाता है? जी हाँ, जो सुदूर संवेदी उपग्रह है उनका उपयोग किस लिए किया जाता है? दूर संचार के लिए, संसाधनों की खोज के लिए, मौसम विज्ञान के लिए या फिर इनमें से सभी के लिए? आपको बताना है कि किसका जो है उपयोग किया जाता है। जी हाँ, तो संसाधनों की खोज के लिए जो है दूर संवेदी उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है, जो हमारे पृथ्वी के अंदर छुपे हुए संसाधन है उनका क्या हो सके? खोज हो सके। चलिए अगला सवाल देखा जाए। अगला सवाल है 78 नंबर। जी हाँ, 78 नंबर सवाल है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? जी हाँ, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था, ये आपको बताना है। अरब सागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या प्रशांत महासागर? जी हाँ, भयंकर सुनामी जो है वो अटलांटिक महासागर में 26 दिसंबर 2004 को आई थी। नहीं, माफ कीजिएगा, हम गलती बता रहे हैं, अटलांटिक महासागर में नहीं, हिंद महासागर में ये सुनामी आई थी। जी हाँ, 78 का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, हिंद महासागर। अगला सवाल देख लिया जाए। 79 नंबर, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? जी हाँ, जो भारत देश है, इस भारत देश में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था, ये आपको बताना है। 1934 में, 1948 में, 1967 में या 1990 में?
तो ये विनाशकारी भूकंप 1934 में आया था, जिसमें कि हजारों लाखों की संख्या में लोग जो है वो मारे गए थे। चलिए लास्ट सवाल देखा जाए। 80 नंबर सवाल है आपका कि सुनामी किस भाषा का शब्द है। जी हाँ दोस्तों, सुनामी किस भाषा का शब्द है? हिंदी, अंग्रेजी, जापानी या अरबी? तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा सुनामी किस देश में आती है? जी हाँ, सबसे ज्यादा जो सुनामी है वो जापान में आती है। तो सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का शब्द है। तो चलिए, इस प्रकार से टोटल आपने 80 क्वेश्चनों को देखा। इस 80 में से केवल 40 क्वेश्चनों के ही जवाब देने थे, लेकिन और मॉडल पेपर की तुलना की जाए तो यहाँ पर जो है आपका सोशल साइंस में कुछ ज़्यादा ही भारी क्वेश्चनों को शामिल किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, आपके फाइनल एग्जाम में इतने भारी क्वेश्चन नहीं आएंगे। इससे बहुत ही इजी क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि अक्सर कई बार देखा गया है कि मॉडल पेपर में क्या होता है कि कुछ भारी क्वेश्चनों को शामिल कर दिया जाता है, लेकिन जो फाइनल एग्जाम होता है उसमें जो क्या होता है, इजी क्वेश्चनों को डाल दिया जाता है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, अगर आपको हमारे वीडियो से कुछ फायदा पहुंचा है, तो आप कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको और भी मिलते रहे और आपकी पढ़ाई जो है वो सही तरीके से जारी रहे। तो मिलते हैं फिर एक बार एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।